हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी के पाठ 6 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है शाम एक किसान। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं कविता से। पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, रूपक और उपमा। रूपक और उपमा क्या है? ये अलंकार हैं। अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य या फिर यूँ कह लो कि पंक्ति में शब्दों का विशेष प्रकार से उपयोग करके वाक्य या पंक्ति को सजाया जाता है तो उसे अलंकार कहते हैं। तो रूपक और उपमा ये दोनों अलंकार हैं और ये दोनों अलग अलग प्रकार के अलंकार हैं। पहले हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। उदाहरण के माध्यम से हम इन दोनों को समझेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मैनेजर किसी काम में मधुमक्खी की तरह व्यस्त है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है की तरह। मैनेजर मधुमक्खी की तरह काम में व्यस्त है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। अगर मैं ये कहूँ कि उसका भाई घोड़े की तरह दौड़ता है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अब हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। अगर हम कहें कि उसका भाई घोड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसी प्रकार इसका अगला उदाहरण है, अगर हम कहें कि मैनेजर मधुमक्खी है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपता को खोजकर लिखिए। एकरूपता यानी ऐसी अवस्था जिसे बदला ना जा सके। जैसे कि सूरज है, सूरज को हम बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। पलाश, पलाश यानी लाल रंग के फूल, तो क्या लाल रंग के फूल को हम बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। अंधकार, अंधकार यानी अंधेरा, अंधेरे को बदल सकते हैं क्या? अंधेरे को नहीं बदल सकते। तो ऐसी अवस्था जिसे बदला ना जा सके उसे एकरूपता कहते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। दूसरी एकरूपता सूरज की चिलम, चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी, पांचवी एकरूपता अंधकार भेड़ों के गल्ले सा। अगला प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए कि शाम कब शुरू हुई। इसका उत्तर है, पश्चिम दिशा से सूरज के ढलते ही शाम शुरू हुई। खे, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तब से लेकर सूरज के डूबने में 1.25 घंटा लगा। गे, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? इसका उत्तर है, डूबते सूरज के समय पश्चिमी आसमान पर लालिमा छा गई तथा नारंगी रंग के बादलों से दिशा ढक गई। सूरज के डूबते समय क्या हुआ? आसमान पर लालिमा छा गई और नारंगी रंग के बादलों से दिशा ढक गई। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। कबूतर, खत ले लो। कौआ, मेहमान आएंगे। मैना, गीत मनमोहक है। मनमोहक यानी दिल को छू लेने वाला, गीत दिल को छू लेने वाला है। तोता, पढ़ते रहो। चील, ताकते रहो। हंस, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। कविता से आगे, इसमें पहला प्रश्न है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? कविता को चित्रित करने के लिए मतलब कविता का चित्र बनाने के लिए हमें किन किन रंगों का प्रयोग करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। इस कविता को चित्रित करने के लिए सफ़ेद, हरा, लाल, नीला, काला, सिंदूरी, नारंगी, कत्थई आदि रंगों का प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न है, शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए।
पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। शाम के समय पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे, ये सभी क्या करते हैं ये हमें बताना है। पक्षी शाम के समय पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। खिलाड़ी खेल समाप्त कर घर की ओर चल देते हैं। फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने की कोशिश करते हैं और यथाशीघ्र फल बेचकर घर की ओर लौटते हैं। माँ बच्चों के घर आने का इंतज़ार करती है। पेड़ पौधे दिन भर हवा में डोलकर स्थिर खड़े हो जाते हैं, मानो विश्राम कर रहे हों। पिताजी दफ्तर से लौटकर घर आते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताते हैं। किसान शाम के समय साथी बैलों के साथ घर आते हैं। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टी टू टू। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। कवि पंत ने अपनी कविता संध्या के वर्णन में पक्षियों की मनोदशा को दर्शाना चाहा है। कवि पंत ने अपनी कविता संध्या में पक्षियों की मनोदशा यानी मन की स्थिति, कवि पंत ने अपनी कविता संध्या के वर्णन में पक्षियों की मन की स्थिति को दिखाना चाहा है। जबकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी कविता शाम एक किसान में एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन मनोहारी तरीके से किया है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी कविता शाम एक किसान में एक किसान के रूप में जाड़े यानी सर्दी की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन मनोहारी यानी मन को आकर्षित करने वाले तरीके से किया है। अनुमान और कल्पना, इसमें पहला प्रश्न है, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। सुबह के बारे में कविता लिखने के लिए सूर्य के उगने से पहले फैलने वाली लालिमा यानी लाल चमक, सूर्य की किरणें, लालिमा सूर्य की किरणें यानी लाल चमकते हुए सूर्य की किरणें, पक्षियों का चहचहाना, मंद हवा का चलना तथा लोगों की चहल पहल आदि की सहायता ली जा सकती है। जैसे पूर्व दिशा के सिर लालिमा का सहरा, सूर्य किरणों की झिलमिलाती छटा मतलब छवि, जिसे देखकर पक्षियों के कंठ फूटे, कंठ यानी गले, जिसे देखकर पक्षियों के गले फूटे। हवा के साथ चहल पहल बढ़ने लगी और तमतमाता सूर्य बम सामने आया। भाषा की बात, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। के घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, खे सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा, गे पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, घे मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, ड़े दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, चे घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है? उपयुक्त पंक्तियों में सा सी शब्दों का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से दो रूपों में किया गया है। संज्ञा शब्दों के साथ चादर सी, गल्ले सा व पर्दा सा। दूसरा, विश्लेषण शब्दों के साथ
मरियल सा, छोटा सा व नन्ही सी। संज्ञा शब्दों में सा सी शब्दों का उपमा यानी तुलना के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे नदी चादर सी अर्थात नदी चादर के समान, भेड़ के गल्ले सा अर्थात भेड़ के झुंड जैसा, पानी का पर्दा सा अर्थात पानी के पर्दे के समान। इन शब्दों में सा सी का प्रयोग विश्लेषण के रूप में किया गया है। जैसे मरियल सा कुत्ता अर्थात कमज़ोर कुत्ता, दिल है छोटा सा अर्थात छोटा सा दिल, नन्ही सी चिड़िया अर्थात छोटी सी चिड़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भ में करेंगे? प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। आंधी, दहक, सिमट। आंधी, आंधी से बचने के लिए बालक दीवार की ओट में छिप गया। ओट यानी आड़। आंधी से बचने के लिए बालक दीवार की आड़ में छिप गया। तेज गति से चलने वाली हवा के संदर्भ में, वह आंधी की तरह दरवाजे में घुसा और जोर जोर से चीखने लगा। दहक, घर में आग जोर जोर से दहक रही थी। आग लपट के संदर्भ में, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसका मन अब भी दहक रहा है। जलन, दाह के संदर्भ में। सिमटा, सर्दी के कारण बच्चा अपनी माँ की गोद में सिमटा बैठा है। संकुचित होने के संदर्भ में, संकुचित यानी सिमटने के संदर्भ में। भोज का काम होते ही सारा काम सिमट गया, समाप्त होने के संदर्भ में।